हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू आवर चैनल सिलेक्शन मीट। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से हो गई होगी और चल रही होगी रिवीजन। ठीक है। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 11th-12th एनसीईआरटी का जो भी सिलेबस है मैथमेटिक्स का, खास करके जो टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, उसके जो फॉर्मूलाज हैं सारे चैप्टर्स के, आज हम वो रिवाइज़ करेंगे। जो लोग भी उनको फॉर्मूलाज को रिवाइज़ करना चाहते हैं वो ये वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियो डेडिकेटेड है, वैसे तो ये सभी टीजीटी मैथमेटिक्स और पीजीटी मैथमेटिक्स ये सभी एग्ज़ाम्स में काम आने वाला है, क्योंकि 11th-12th सभी एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, चाहे वो यूपी का कोई एग्ज़ाम स्टेट एग्ज़ाम हो, यूपी का हो, किसी भी स्टेट का हो, ठीक है, या फिर DSSB का क्यों ना हो, 11th-12th सब में कवर करना होता है। यूपी के एग्ज़ाम्स में ग्रेजुएशन का इतना पोर्शन नहीं पूछा जाता है, लेकिन 11th-12th पूछा जाता है। तो चाहे जो लोग LT ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हों, जिन्हें यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम देना हो 2022 का जो शेड्यूल्ड है, ठीक है, हो भी सकता है नहीं भी, लेकिन हाँ वो शेड्यूल्ड है कि वो होना है आगे चल के, तो उन सभी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स के सभी एस्पिरेंट्स के लिए। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है हम ये शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस सीरीज़ में अभी 2 से 3 वीडियोज़ आपको और देखने को मिलेंगे। अब तक जो पहली वीडियो है उसमें मैंने आपको पेडागोजी के क्वेश्चंस कराए हैं प्रीवियस ईयर के, जिसमें पीजीटी मैथमेटिक्स में जो पेडागोजी आई थी, इस साल पेपर हुआ था, उसके मैंने 3 से 4 पेपर आपको रिवाइज कराए हैं पेडागोजी के, वो वीडियो देख लेना। ठीक है, सेकंड आपको वीडियो मिल जाएगा, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स कराई हैं मैंने ग्रेजुएशन की, जो 2021 के पेपर में भी पूछी गई थी, क्योंकि उसमें ग्रेजुएशन का बहुत सारा पोर्शन आया था, मैक्सिमम पोर्शन आया था। तो वो जो वीडियोस हैं ये 2 आप ज़रूर देख लेना। बाकी पेडागोजी का और रिवीजन करना है तो पेडागोजी के नाम से ही प्लेलिस्ट है, वो आप देख लेना। उसमें टीजीटी के PYQ हमने किए हैं पेडागोजी के। ठीक है, तो बस मुझे आपको ये बताना था कि वो वीडियोस भी आप देख सकते हो जो पहले आ चुकी हैं। प्लेलिस्ट उनकी भी बना दी है मैंने। ठीक है, सिलेक्शन सीरीज़ नाम से, DSSB टीजीटी मैथ सिलेक्शन सीरीज़ नाम से प्लेलिस्ट है। उसमें एक पेडागोजी का वीडियो है और एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स का वीडियो है। अब आज हम 11th-12th के इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखेंगे लगभग सभी चैप्टर्स के। इसके बाद एक वीडियो आपको मिलेगा जिसमें हम ऑलमोस्ट जो सारा सिलेबस DSSB ने हमें दिया है, जो सिलेबस इस बार DSSB ने दिया है, हर बार नहीं देता था, उसमें मोस्टली जो टॉपिक्स हैं मोस्टली वो ग्रेजुएशन के हैं। ठीक है, तो उन सब के टॉपिक वाइज जितने भी उनमें फॉर्मूलाज हैं, जितने भी उनमें थ्योरम्स बन रही हैं वो करेंगे। ठीक है, तो सारी थ्योरम्स आपको, मेरी कोशिश यही है कि 11th-12th ग्रेजुएशन के जितने चैप्टर्स के फॉर्मूलाज हैं, जितनी थ्योरम्स हैं, आपको सब करा दूं। तो चैनल पर आप हमारे साथ बने रह सकते हैं अगर आपको ये चीज़ें रिवाइज करनी है। ठीक है, अब ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी था, बाकी अब बीच में हम कोई भी बातचीत नहीं करेंगे, अपना वीडियो शुरू करेंगे। ठीक है, पहला जो यहाँ पर आपके पास चैप्टर होगा दैट विल बी सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शंस। ठीक है, 11th से शुरू करेंगे, 11th-12th के यहाँ पर सारे चैप्टर्स को, यहाँ पर फॉर्मूलाज को देखेंगे। तो पहला आपका चैप्टर है यहाँ पर सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शंस। ठीक, इसमें आपका सबसे पहला फॉर्मूला, थोड़ा फोकस्ड यहाँ पर हो जाना। ठीक है, पूरा वीडियो देख लेना, और ये जो अगर आप इसके PDF की डिमांड करोगे तो PDF भी मिल जाएगी। कमेंट बॉक्स में लिख देना, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ पर सभी आपको अपडेट्स दी जाती हैं, वीडियोस आती हैं तो उनके नोटिफिकेशन भी वहाँ पर आपको मिलते हैं, और जो PDFs दी जाती हैं वो भी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, और अगर आप लोग बोलोगे तो मैं आपकी इसकी PDF आपको दे दूँगी रिवाइज करने के लिए। लेकिन अगर आप मेरे साथ साथ ही या एक बार पहले पूरा वीडियो देख लो, फिर बाद में जब दोबारा वीडियो देखोगे खुद से नोट डाउन कर लेना। ठीक है, अपने नोट्स बना लेना हैंड रिटन, पेन पेपर से, या तो साथ में लेके बैठ जाओ, सब फॉर्मूलाज चैप्टर वाइज लिखते चलना, बहुत अच्छे शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाएंगे आपके। क्योंकि PDF से पढ़ना अलग चीज़ होती है और अपने नोट से पढ़ना, वो हम ज़्यादा कैच कर पाते हैं उस चीज़ को। बाकी आपको जैसा सुटेबल लगे PDF भी आपको मिल जाएगी, और खुद से लिख लेते हो तो वो बेस्ट रहेगा। सेट, रिलेशन, फंक्शन का पहला पॉइंट यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनियन ऑफ 2 सेट्स। अगर आपसे पूछा जाए 2 सेट आपको दे दिए जाए, सेट A और सेट B, अब पूरा फोकस प्लीज़ यहाँ पर रखना। ठीक, 2 आपको सेट दिए जाए, सेट A और सेट B, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछे जाए उसकी यूनियन में, है ना। यूनियन में क्या होता है, सारे एलिमेंट्स लिए जाते हैं जो A और B में हैं, और इंटरसेक्शन में क्या होता है, उनके कॉमन एलिमेंट्स लिए जाते हैं। ये आपको आई होप पता होगा।
तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनियन ऑफ टू सेट्स, ए और बी के यूनियन में, ए और बी के यूनियन में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे अगर ये पूछे तो क्या फॉर्मूला है, एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर हो गया। ए और बी में जितने कॉमन नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर जितने ए में होंगे, यहाँ पर जितने बी में। देखो मैं आपको एग्जाम्पल भी यहाँ पर करा सकती थी, लेकिन ये आप भी बेटर तरीके से जानते हो ना, तो हमारे पास ज़्यादा टाइम है, और अगर एग्जाम्पल लेकर चलेंगे तो पता नहीं कितने सारे वीडियोस लाने पड़ेंगे और बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो लेकिन ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, और आई होप आप ऐसे ही इन चीज़ों को समझ जाएंगे। चाहो तो आप बाद में लेकर भी सॉल्व कर सकते हो। मान लो ए में आपके 5 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 कुछ इस तरह से करके, और इसमें आपके बी में 4 एलिमेंट्स हैं 2 3 5 करके, ठीक है। तो कॉमन एलिमेंट क्या होगा, 1 2 3, 3 कॉमन एलिमेंट्स हो गए इनमें। ए में कितने हैं 5 और बी में कितने हैं आपके 4, ठीक है, और माइनस ये, तो 9 माइनस 3 तो 6, तो 6 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से मैंने बहुत शॉर्ट में आपको बता दिया है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर पूछता है ए यूनियन बी के तो क्या फॉर्मूला होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, साथ साथ आप भी लिखते रहना, भूलोगे नहीं, नंबर ऑफ प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर हो गया ये फॉर्मूला, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगले पर आते हैं, अगला आपके सामने है कॉम्प्लीमेंट लॉज। कॉम्प्लीमेंट लॉज की बात कर लेते हैं। अगर ए कॉम्प्लीमेंट है और उसका भी कॉम्प्लीमेंट लेना है तो उसकी वैल्यू होती है ए, यानी कि सेम वही एलिमेंट, किसी एलिमेंट के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट आप लोगे तो सेम वही एलिमेंट आपको मिलेगा, पहली चीज़। दूसरी क्या है, ए यूनियन बी, पूरे का जो कॉम्प्लीमेंट होता है, इसको ओपन करोगे तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होता है। अब ये याद रखना, अगर यहाँ पर यूनियन के साथ पूरे का कॉम्प्लीमेंट है तो जब ओपन होगा तो क्या आएगा, इंटरसेक्शन आएगा। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। ए यूनियन बी का क्या लेना है, पूरे का कॉम्प्लीमेंट, तो क्या आएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये फॉर्मूला भी क्लियर हो गया होगा। अब दूसरी चीज़, अगर ए इंटरसेक्शन बी का पूरे का आपको क्या लेना है, अगर ए इंटरसेक्शन बी का पूरे का कॉम्प्लीमेंट लेना है तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है। यानी कि यूनियन वाले में इंटरसेक्शन आ जाता है, इंटरसेक्शन वाले में यूनियन आ जाता है। इस तरह से आप याद रख लेना। आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। अब फंक्शंस की बात कर लेते हैं। फंक्शंस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे 1 1, ठीक है, 1 1 जो फंक्शन होता है और एक होता है ऑन टू फंक्शन। तो 1 1 फंक्शन में डिस्टिंक्ट इनपुट्स होते हैं और डिस्टिंक्ट्स क्या होते हैं, देखो 1 1 फंक्शन में क्या होगा, अगर डिस्टिंक्ट इनपुट होंगे तो उनके डिस्टिंक्ट आउटपुट होने चाहिए, हर इनपुट का अलग आउटपुट होना चाहिए, ठीक है। तो वो 1 1 फंक्शन होगा। और ऑन टू में क्या होगा, एवरी एलिमेंट ऑफ को डोमेन इज मैप्ड, ठीक है, को डोमेन में जो भी एलिमेंट होगा वो मैप्ड होना चाहिए, ठीक है। तो 2 बातें याद रख लेना, ठीक है, बहुत सिंपल सी हैं कि डिस्टिंक्ट हर इनपुट की अलग आउटपुट होगी तो वो 1 1 फंक्शन होगा, हर इनपुट की अलग आउटपुट मिल जाएगी अगर हमें वहाँ से, तो दैट फंक्शन विल बी 1 1। और ऑन टू क्या होगा, जब हर एक एलिमेंट को डोमेन का मैप्ड होगा। अब देखो ये आपको फाइंड करने के लिए भी आता है कि क्या ये फंक्शन 1 1 या ऑन टू है या नहीं है, इस तरह से भी पूछा जाता है। और अगर थ्योरी में पूछ ले तो ऐसे भी पूछ सकता है, जैसे ये ऑन टू का यहाँ पे डेफिनेशन दिया है या 1 1 का दिया है, तो ये भी आप ध्यान से समझ लेना। बाइजेक्टिव क्या होता है, बाइजेक्टिव वो फंक्शन होगा जो 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। जो फंक्शन 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा वो क्या कहलाएगा, बाइजेक्टिव। सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, पूरे नोट कर लेना, अच्छे से रिवाइज कर लेना। क्लियर है। अब हम अगले चैप्टर पर चलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। क्लियर है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की अगर हम बात करें, वीडियो के एंड में कुछ चीज़ें आपको बताई जाएंगी, अगर आप एंड तक रहते हैं तो वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज फटाफट से देख लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1।
कहीं पर आपको इक्वेशन सॉल्व करते समय या क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कॉस की फॉर्म में लिखनी है, तो क्या लिखोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस की साइन की फॉर्म में लिखनी है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दोगे फ्रॉम दिस फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला टेन और स्क्वायर में होता है, ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। क्लियर है, ठीक है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। अगला फॉर्मूला 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये क्या है, ये कॉसेक है, ये जो है कॉसेक है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो ये वाले फॉर्मूला क्लियर हो गए। अब आगे बात कर लेते हैं। ये जो आपके सम और डिफरेंस के साइन ए बी के फॉर्मूला होते हैं, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला और साइन ए माइनस बी का, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला और कॉस ए माइनस बी का। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, साथ साथ लिखते रहोगे ना, कभी नहीं बोलोगे। साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये मैं अपने लिए नहीं लिख रही हूँ, आप भी साथ साथ लिखते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या हुआ, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसके बाद दूसरा साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, ये क्या होता है, साइन ए कॉस बी, वैल्यूज़ यही हैं बस बीच में माइनस आ जाएगा, माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, कॉस साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, वैल्यूज़ वही हैं, प्लस वाले में प्लस है और माइनस वाले में माइनस है। ठीक, अब कॉस वाले फॉर्मूले पे आ जाते हैं। कॉस वाले फॉर्मूला में प्लस वाले में माइनस आता है और माइनस वाले में प्लस आता है, याद रखना। ठीक है, आप कहोगे कैसे, तो इसको एक काम करते हैं, थोड़ा सा छोटा करते हैं जिससे हमें फॉर्मूला लिखने के लिए थोड़ा स्पेस मिल जाए। ठीक है, तो दूसरा क्या था हमारा, कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और कॉस ए माइनस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। कॉस वाले फॉर्मूले में आपने क्या नोटिस किया, प्लस वाले में माइनस होता है और माइनस वाले में प्लस होता है, ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। ये फॉर्मूलाज हो गए। प्रोडक्ट टू सम, एक प्रोडक्ट टू सम का फॉर्मूला ये याद रख लेना। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। साइन ए साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी क्या होगा, 1/2, हाफ होगा किसका, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी का। ठीक है, साइन ए साइन बी इज इक्वल्स टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, और इस पूरे का हाफ। ये फॉर्मूला याद रख लेना, साइन ए इंटू साइन बी क्या होगा, हाफ ऑफ किसका, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी का। क्लियर हो गई बात। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन के कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं। अगर आपसे स्लोप पूछी जाती है निकालने के लिए, ठीक है, स्लोप निकालो, स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं एम से, और ये इसका फॉर्मूला होता है टेन थीटा। स्लोप को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से, और फॉर्मूला क्या होता है टेन थीटा। लेकिन ये फॉर्मूला टेन थीटा कब होता है, तब आपको एंगल दिया होता है और आपको स्लोप निकालनी होती है। ठीक, तब आपको एंगल दिया होता है, स्लोप निकालनी होती है, तो एम इक्वल्स टू टेन थीटा होता है। और अगर आपको पॉइंट्स दिए होते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स दिए होते हैं, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये एक बार आप चेक कर लेना, वैसे करेक्ट है। ठीक है, अगर आपको एंगल दिया होता है फिर भी इसको आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर एंगल दिया है तो स्लोप क्या निकालोगे, टेन थीटा, और अगर कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, निर्देशांक दिए हुए हैं, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सेकेंड फॉर्मूला यहाँ पर क्या है, इक्वेशन स्लोप फॉर्म में, सॉरी ये मैंने भी बताया ना, थोड़ा हो सकता है गलत हो गया हो, तो सॉरी वो गलत हो गया है। यहाँ से अगर आपको इक्वेशन फॉर्म में स्लोप निकालनी है तो y2 माइनस y1 नहीं होता है, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 होता है। ठीक है, इसको प्लीज़ करेक्ट कर लेना, सॉरी फॉर दैट। एंगल है तो टेन थीटा, और आपको दो पॉइंट्स दिए होंगे, x1 y1 दिए होंगे। ठीक है, तो वो आप यहाँ पर पुट कर दोगे, तो स्लोप का क्या फॉर्मूला बन जाता है, m
इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन, या फिर इस फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हैं। आगे बढ़ें। आगे 2 पॉइंट्स अगर आपको निकालने होते हैं, 2 पॉइंट्स अगर आपको दिए होते हैं, 2 पॉइंट्स x1 y1 और x2 y2 अगर आपको दिए होते हैं, तो आपके पास क्या फॉर्मूला होता है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये 2 पॉइंट्स की फॉर्म होती है। ठीक है, यहाँ पर आपको इक्वेशन निकालनी होती है। किसके लिए है, इक्वेशन निकालने के लिए। ठीक है, जब आपको इक्वेशन निकालनी होती है और x1 x1 y1 और x2 y2 आपको दिए होते हैं और आपको इक्वेशन निकालनी है, तो क्या फॉर्मूला है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स वन। ये फॉर्मूला है इक्वेशन निकालने के लिए जब आपको 2 कोऑर्डिनेट्स दिए होते हैं, 2 पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स। अगला है आपके पास जनरल फॉर्म जो इक्वेशन की होती है, वो होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर स्लोप यानी कि m की वैल्यू यहाँ से आती है माइनस के a अपॉन बी। जो अगर आपको जनरल फॉर्म में इक्वेशन दी है, अगर आपको जनरल इस फॉर्म में इक्वेशन दी है और आप स्लोप पूछता है, तो वो स्लोप होती है माइनस ए अपॉन बी। अब यहाँ तक हमने स्लोप के 3 फॉर्मूला देख लिए हैं। एक हमने देखा जब एंगल दिया होता है m इज इक्वल टू टेन थीटा। एक हमने देखा जब हमें x1 y1 कोऑर्डिनेट्स दिए होते हैं, तो क्या होता है y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन, यही होता है। और जब हमें जनरल फॉर्म दी होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो स्लोप होती है माइनस ए अपॉन बी। क्लियर हो गई बात। अब डिस्टेंस वाला फॉर्मूला देख लेते हैं। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट्स x1 y1 फ्रॉम लाइन दिस। ठीक है, अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है पॉइंट्स x1 y1 की, और लाइन क्या है, यही ax प्लस बी वाई प्लस इक्वल टू 0, तो क्या फॉर्मूला होगा, ax1 प्लस बी वाई वन, मतलब इसी इक्वेशन में आप वैल्यूज पुट कर रहे हो। ठीक है, जो लाइन की इक्वेशन दी है इसी में x1 y1 पुट कर दिए, प्लस c अपॉन ए का स्क्वायर जो ए की वैल्यू होगी और बी का स्क्वायर जो बी की वैल्यू होगी। ऊपर वाली वैल्यू का लिया जाएगा मॉड, और इससे आपको डिस्टेंस मिल जाएगी इन पॉइंट्स की इस लाइन से। ठीक है, आपको 2 पॉइंट्स की एक लाइन से डिस्टेंस निकालनी है, तो क्या फॉर्मूला होगा, ये वाला मॉड ऑफ जो भी ये पूरी लाइन है x1 y1 की वैल्यू पुट कर देना, उसका मॉड ले लेना, अपॉन में अंडर रूट में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए अब आ जाते हैं अगले टॉपिक पर, विच इज़ कॉनिक सेक्शंस। कॉनिक सेक्शंस में देखो बेसिकली आपसे इक्वेशन निकालने के लिए दिया जाता है। कॉनिक सेक्शन में आपको इक्वेशन निकालने के लिए दिया जाता है। तो सर्कल की क्या इक्वेशन है, यू हैव टू नो। पैराबोला की क्या है, इलिप्स की क्या है, हाइपरबोला की क्या है। सर्कल ठीक है आपका वृत्त होता है, पैराबोला परवल है, इलिप्स दीर्घवृत्त, और अति परवल होता है हाइपरबोला। जितना मुझे हिंदी में याद है मैंने आपको बता दिया। सर्कल की इक्वेशन से शुरू करते हैं भाई। सर्कल की इक्वेशन क्या है, चलिए, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, r क्या है, यहाँ पर रेडियस है, और h और के यहाँ पर क्या होते हैं, सेंटर पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो फिर से इक्वेशन देख लो क्या है। सर्कल की इक्वेशन x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस यानी कि आर का स्क्वायर। ये इक्वेशन हो गई हमारी सर्कल की, लिख लो भूलना नहीं। x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। पैराबोला की बड़ी ही सिंपल सी इक्वेशन है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, ये सिंपल पैराबोला की है, आप जानते होंगे, अपने डीप में पढ़ा है। 4 ये टोटल इक्वेशंस होती हैं, माइनस 4x होता है। ठीक है, और एक एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay होता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay होता है। लेकिन जो बेसिक और मेन इक्वेशन है वो पैराबोला की ये होती है। इलिप्स की इक्वेशन भी बहुत आसान है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ये इलिप्स की, और यहाँ पर माइनस लगा देंगे तो हाइपरबोला हो जाता है। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। क्लियर है आपको ये चीज़, आई होप आपको ये चीज़ें भी क्लियर होंगी कॉनिक सेक्शन में।
आपसे पूछी जा सकती हैं और आपके डेफिनेटली काम आएंगी। अब लिमिट्स और डेरिवेटिव्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। लिमिट्स और डेरिवेटिव की अगर हम साइन की बात करते हैं, ठीक है, साइन एक्स अपॉन एक्स आपको दिया है और लिमिट क्या दी है इन्होंने, एक्स टेंड टू ज़ीरो, तो साइन ज़ीरो अपॉन ज़ीरो ये हो गया, इसकी वैल्यू होती है 1। क्या होती है इसकी वैल्यू, 1 होती है। साइन एक्स अपॉन एक्स में लिमिट अगर एक्स टेंड टू ज़ीरो है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। सेकंड फॉर्मूला, लिमिट एक्स टेंड टू ज़ीरो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1/2 होती है। चीज़ें आपको डायरेक्टली क्यों दी हैं यहाँ पर, जिससे अगर डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाए, डायरेक्टली भी आते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, तो आप वहाँ पर मार्क कर पाओ, ठीक। तो दूसरी लिमिट क्या है हमारे पास, एक्स टेंड टू ज़ीरो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1/2 होती है, याद रखना। साइन एक्स अपॉन एक्स की अगर लिमिट ज़ीरो को टेंड कर रही है तो 1, और 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर लिमिट ज़ीरो को टेंड कर रही है तो 1/2। अब कुछ डेरिवेटिव्स देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होगा, ठीक है, तो n(x) n की पावर n, साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, ई की पावर एक्स का क्या होता है, ई की पावर एक्स, लॉग एक्स का क्या होता है, 1/x, ठीक है। अब अपने रफ कॉपी पे लिखते चलना जैसे जैसे मैं पूछती जाऊंगी। टेन एक्स का क्या होता है डेरिवेटिव, सेक स्क्वायर एक्स, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, लॉग एक्स का 1/x, और ये सिंपल किसी भी टर्म का डेरिवेटिव निकालते हैं पावर में होती है तो पावर आ जाती है आगे और एक माइनस पावर में से हो जाता है। यह चीज़ें आपको क्लियर होंगी। बढ़ते हैं आगे सीक्वेंस एंड सीरीज़ पर, ठीक। सीक्वेंस एंड सीरीज़ की बात कर लेते हैं। अगर nth टर्म ऑफ AP निकालनी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी की आपसे nth टर्म पूछी है, तो सिंपल सा फॉर्मूला है, an क्या होती है, nth टर्म a प्लस n-1 इंटू डी। n नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं, a पहला पद होता है, फर्स्ट टर्म होती है, और जो टर्म्स में डिफरेंस होता है सर्वांतर वो d होता है, ठीक। क्या फॉर्मूला होता है nth टर्म का, तो nth टर्म अगर आपको निकालनी है तो an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर होगी बात, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। सम ऑफ, देखो एपी में दो ही चीज़ें ज़्यादातर पूछी जाती हैं, ज़्यादातर, एक तो nth टर्म जिसका फॉर्मूला हमने देख लिया, एक सम ऑफ n टर्म्स। तो सम ऑफ n टर्म्स का क्या फॉर्मूला है, सम को हम s से डिनोट करते हैं, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है। जीपी की nth टर्म क्या होती है, जीपी की nth टर्म होती है ARn-1, ये भी फर्स्ट टर्म होती है, ये डिवाइडेशन होता है दो टर्म्स का, r की वैल्यू, ठीक है, और ये टोटल टर्म्स होती हैं। तो जीपी का फॉर्मूला क्या हो गया nth टर्म का, AR⁻n-1। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, जीपी का हमने nth टर्म देख ली, और जीपी का सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, ये आपका होता है a इंटू r⁻n-1 अपॉन r-1, और ये कंडीशन कब होती है, जब r 1 के बराबर नहीं है, या तो 1 से बड़ा है, ठीक है, या 1 से छोटा है। वैसे 1 से बड़े के लिए कंडीशन होती है, ठीक है, r > 1 तब होगा, ये आपकी कंडीशन होती है, ठीक। सम का फॉर्मूला देख लिया, nth टर्म का फॉर्मूला देख लिया। अब क्लास 12th के जो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, फॉर्मूलाज हैं, वो देख लेते हैं। पहला आपके पास इसमें जो टॉपिक है, ये चैप्टर है, दैट इज़ रिलेशन एंड फंक्शन। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है इन्वर्स ऑफ फंक्शन अगर आपको निकालना होता है, ठीक है, तो f सच दैट f ऑफ इन्वर्स ऑफ x, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, इसकी वैल्यू। आप पूछोगे कैसे, तो देखो ये जो f की वैल्यू है इस पर ध्यान दो आप,
एफ ऑफ इनवर्स एक्स, तो ये सेम वैल्यू हो जाती है कट, और यहाँ पर इनवर्स क्या आ जाएगा इसका, एक्स आ जाएगा अगर सेम वैल्यू गिवन है। ऑफ कोर्स अगर यहाँ एफ है, एफ ऑफ इनवर्स एक्स निकालना है तो इसकी वैल्यू आ जाती है एक्स, ठीक है। इसके बाद अगर आपको कंपोजिशन फॉग एक्स दी हुई है तो फॉग एक्स को आप एफ ऑफ जी ऑफ एक्स लिख सकते हो, कंपोजिशन है ये। फॉग एक्स को एफ ऑफ जी ऑफ एक्स लिख सकते हो। गॉफ एक्स को क्या लिखोगे फिर आप, अगर गॉफ एक्स दिया है तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स ये लिख सकते हो। अगर आपने पढ़ा है, ऑफ कोर्स आपने पढ़ा होगा, तो ये आप समझ रहे होगे कि फॉग इसको इस तरह से लिख सकते हैं और इन्वर्स इस तरह से निकल जाता है। अब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात कर लेते हैं, ठीक है। किसकी बात कर लेते हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। तो साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स की वैल्यू होती है π/2। टेन इन्वर्स एक्स प्लस कॉट इन्वर्स एक्स की वैल्यू भी क्या होती है, π/2। टेन इन्वर्स ए प्लस टेन इन्वर्स बी की वैल्यू होती है टेन इन्वर्स ए प्लस बी अपॉन 1 - AB। क्लियर है कि बात, ठीक है। चलो इनको एक बार लिख कर भी याद कर लेते हैं। हमने पहला फॉर्मूला क्या देखा, साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स क्या होता है, π/2। फिर टेन इन्वर्स एक्स प्लस कॉट इन्वर्स एक्स क्या होता है, अगेन ये भी π/2 होता है। अब ये दूसरा फॉर्मूला है टेन इन्वर्स ए प्लस टेन इन्वर्स बी का, ये क्या होता है, टेन इन्वर्स ए प्लस बी अपॉन 1 - AB, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। जिस पेन से मैं लिख रही हूँ थोड़ा ये प्रॉब्लम कर रहा है, इस वजह से कहीं कहीं पर पूरी जो लेटर है पूरा लेटर नहीं बन पा रहा, सॉरी फॉर दैट, है ना, आप अंडरस्टैंड कर लेना। तो टेन इन्वर्स ए प्लस टेन इन्वर्स बी का ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखना। टेन इन्वर्स ए प्लस बी अपॉन 1 - AB ये आपका हो जाता है, ठीक हो गई बात। अब चलो अगले फॉर्मूला पर आते हैं। अगला आपका है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का, ठीक है। अगला कौन सा है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। सो इसमें पहला फॉर्मूला आपके सामने है मैट्रिक्स एडिशन। मैट्रिक्स के एडिशन की बात करते हैं तो दो मैट्रिक्स को तब आप ऐड करते हो, ठीक है, ए प्लस बी आई जे, तो ये ए ऑफ आई जे प्लस बी ऑफ आई जे आपका बन जाता है, ठीक है। ये आपका हो गया पहला फॉर्मूला। डिटर्मिनेंट ऑफ 2/2 मैट्रिक्स, 2/2 के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालोगे, ठीक है, ये तो मैट्रिक्स का एडिशन हो गया, ठीक है। इसके बाद डिटर्मिनेंट 2/2 मैट्रिक्स का, ये आपका 2/2 मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, मॉड निकालना है बेसिकली। तो AD - BC इस तरह से क्रॉस होता है, 3 2 1 1, ठीक है। ये मैट्रिक्स, इसका डिटर्मिनेंट पूछा है तो इसकी मल्टीप्लाई माइनस इसकी मल्टीप्लाई, तो डिटर्मिनेंट आ जाएगा इसका 1, इस तरह से। क्लियर हो गई बात। अब इन्वर्स, इस 2/2 मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना होता है, तो कैसे निकालते हैं, तो इन्वर्स निकलता है A इन्वर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन मॉड ऑफ A, जो भी A का मैट्रिक्स दिया होगा उसका मॉड निकालोगे, और यहाँ पर आपका क्या जाता है D - B - C और A, यानी कि A B C और D इस तरह से चलता है। अगर याद करना हो आपको A B C D, और ये आमने सामने वाले माइनस के होते हैं, तो ये आपका इन्वर्स निकलता है 2/2 मैट्रिक्स का। और आपको ये पता ही होगा कि A इंटू या A.A इन्वर्स होता है आइडेंटिटी, ठीक है। A.A इन्वर्स क्या होता है, आइडेंटिटी होता है। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, ठीक है। अगला है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से। तो चेन रूल क्या होता है, चेन रूल में से हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं जब डेरिवेटिव निकालते हैं किसी किसी इक्वेशन में, ठीक है। तो चेन रूल होता है, अगर dy/dx आपको निकालना है और आपको u और v की वैल्यूज़ दी हैं, u की वैल्यू दी है, ठीक है। अगर आपको dy/dx निकालना है तो आप dy/dx को कैसे लिख सकते हो, ये हो गया आपका dy और ये आपका dx हो गया, ठीक है। तो कोई आपको u जो वैल्यू दी होगी तभी तो आप
अगर डायरेक्ट y आपको पता होगा तो ऑब्वियसली आप डायरेक्ट dy बाई डी एक्स निकालोगे, ठीक है। लेकिन कोई और अगर वैल्यू दी है, मान लो u की वैल्यू दी है, तो इस तरह से आप इसको ब्रेक कर लेते हो, चेन ब्रेक इसको बोलते हैं, चेन रूल होता है, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स को आप इस तरह से तोड़ लेते हैं, ठीक है। तो ऊपर भी du, या कह सकते हैं, ऐसे नहीं बोलते कि ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी है, तो वही है ये dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। अगले पॉइंट पर आ जाते हैं, प्रोडक्ट रूल क्या होता है। तो प्रोडक्ट रूल डिफरेंशिएबिलिटी में बड़ा ही बेसिक है। u और v का प्रोडक्ट करके आपको डिफरेंशिएट करना है। ये जो ऊपर पॉइंट बना है ये डिफरेंशिएशन का बना है, ठीक है। इस तरह से जो सिंबल ये दिखा रहा है, तो u देखो, दो टर्म्स का डिफरेंशिएशन अगर आपको करना है तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म सेकंड ऐसी रहेगी, प्लस फर्स्ट ऐसी रहेगी, सेकंड टर्म का डिफरेंशिएशन। क्लियर होगी बात, ठीक है। मान लो x और y है, ठीक है, इनका डिफरेंशिएशन आपको करना है, तो फर्स्ट ऐसे ही, सेकंड का डिफरेंशिएशन, प्लस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड ऐसे ही, प्लस फर्स्ट ऐसे ही, सेकंड का डिफरेंशिएशन। तो ये डिफरेंशिएशन रूल होता है, फर्स्ट ऐसे ही, ठीक है, पहले फर्स्ट का, सेकंड ऐसे ही, फिर प्लस सेकंड का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, फर्स्ट ऐसी रह जाएगी। तो सिंपल डिफरेंशिएशन रूल हो गया। कोशेंट रूल में है अगर, तो मतलब डिवाइडेशन में है तो क्या होता है, डिवाइडेशन में अगर होता है तो डिफरेंशिएशन, पहले का डिफरेंशिएशन करोगे, मान लो एक्स वाई की फॉर्म में, पहले का डिफरेंशिएशन, सेकंड ऐसे ही, माइनस इसमें होता है, ठीक है। फिर फर्स्ट ऐसे ही, सेकंड का डिफरेंशिएशन अपॉन एक्स का वाई का स्क्वायर, ठीक है, जो आपकी सेकंड टर्म होती है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये डिफरेंशिएशन का क्वोशिएंट रूल होता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको, है ना। एक बार फिर से देख लेते हैं, प्रोडक्ट रूल में क्या है। प्रोडक्ट में अगर दो का डिफरेंशिएशन है, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड ऐसे ही, प्लस फर्स्ट ऐसे ही, सेकंड का डिफरेंशिएशन। और डिवाइड वाले में क्या होता है, क्वोशिएंट में जो दिया होता है u अपॉन v की फॉर्म में, ठीक है, u का डिफरेंशिएशन v ऐसे ही, माइनस u एज इट इज़, v का डिफरेंशिएशन अपॉन v का स्क्वायर, ठीक। a की पावर x का डेरिवेटिव अगर आपसे पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, याद रखना। तो a की पावर x log a की पावर x का डिफरेंशिएशन, e की पावर x का भी हमने देखा था, e की पावर x ही होता है, लेकिन a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a की पावर x log a होता है। इंटीग्रल के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज देख लेते हैं। पहला आपके सामने है x की पावर n का इंटीग्रेशन, यानी कि कोई भी बेसिक टर्म है उसका इंटीग्रेशन अगर हमें निकालें तो क्या होता है, x की पावर n प्लस वन, जो भी पावर दी होगी वो प्लस वन हो जाएगी और ये पूरी वैल्यू नीचे आ जाएगी, प्लस कांस्टेंट, ठीक है। इंटीग्रेशन में ये ज़रूर करना होता है, प्लस कांस्टेंट आपको करना होता है। मान लो x की पावर 3 का इंटीग्रेशन करना है इसी फॉर्मूला पर, तो x की पावर 3 प्लस वन अपॉन 3 प्लस वन प्लस सी, तो ये हो जाएगा x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। सेकेंड फॉर्मूला, e की पावर x का इंटीग्रेशन भी e की पावर x ही होता है। दैट मीन्स कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन भी e की पावर x और इंटीग्रेशन भी e की पावर x। सेकेंड फॉर्मूला हो गया। 1 अपॉन एक्स का, देखो आपको ये पता है कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स, ठीक है। log x का डिफरेंशिएशन आपका 1 अपॉन एक्स होता है। अब अगर 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन करने लग जाएं तो वो log x होता है। तो ये आपका अगला फॉर्मूला है, इससे आप याद रख सकते हो वाइस वर्सा, इसलिए मैंने बताया log x का डिफरेंशिएशन 1/x। तो जब आप 1/x का इंटीग्रेशन करोगे तो वो log x आता है प्लस कांस्टेंट, ठीक। अगला फॉर्मूला देख लेते हैं, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, डिफरेंशिएशन क्या होता था, सिंपल कॉस एक्स होता था, लेकिन साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस एक्स प्लस कांस्टेंट। और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, माइनस साइन एक्स, लेकिन कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, सिंपल, प्लस का साइन एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आप क्या करते हो, u इंटीग्रेशन ऑफ डी वी आपको यहाँ पर u का करना है, तो u v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v u के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ये आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होता है, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है।
इंटीग्रेशन ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू डी वी, तो यू वी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वी डी यू। ठीक, अगला फॉर्मूला डिफरेंशियल इक्वेशंस की बात कर लेते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में जो जनरल सॉल्यूशन होगा उस दैट कंटेन्स कांस्टेंट, ये बात आप याद रखना। डिफरेंशियल इक्वेशन में जो जनरल सॉल्यूशन होगा दैट विल कंटेन कांस्टेंट वैल्यू। सेकंड पॉइंट है पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कांस्टेंट फाउंड यूजिंग कंडीशन। जनरल सॉल्यूशन में आपको कांस्टेंट मिलेगा, लेकिन पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कांस्टेंट मिलेगा कंडीशन को यूज़ करके। फिर यहाँ पर dy बाई डी एक्स दिया है k इंटू वाई, यहाँ पर k कोई कांस्टेंट ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर y की वैल्यू फाउंड करते हैं हम यहाँ से इस y की, तो a e की पावर kx आता है। ये कंडीशन है, ठीक है, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन की कंडीशन है। इस टाइम मैं आपको नहीं बता सकती हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन में यूज़ होगी, पर इसको आप एक बार देख लेना, ठीक। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं और अगला टॉपिक है हमारा वेक्टर्स, ठीक है। वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड अगर आपको निकालना होता है किसी इक्वेशन का, तो मैग्नीट्यूड मान लो ए आपको इक्वेशन दी है और ए का आपको मैग्नीट्यूड निकालना है। तो ए में जितनी टर्म्स हैं, ठीक है, 3 टर्म्स हैं, तो a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर हो जाता है आपका मैग्नीट्यूड। डॉट प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं, तो a डॉट b a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 होता है, और a डॉट b ए बी कॉस थीटा भी होता है। ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, सेकंड वाला ये याद रखना। फर्स्ट वाला भी इंपॉर्टेंट है मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, ठीक है। वेक्टर्स के क्वेश्चंस इजी होते हैं, तो ये फार्मूला जो बेसिक है ज़रूर आप देख जाना। अगर ज़्यादा तैयारी नहीं भी की है तो इसके सीधे सीधे क्वेश्चंस आप कर सकते हो अगर एग्जामिनर पूछता है तो मैग्नीट्यूड में क्या हो गया, जितनी वैल्यूज़ दी हुई है, मान लो ए की कोई इक्वेशन है, जितनी वैल्यूज़ हैं उनका स्क्वायर करके उनको ऐड करके उसका स्क्वायर रूट निकल जाता है। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा, पर याद रखना ए बी का यहाँ पर आपको क्या लिखना होता है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, यानी कि उनकी आपको वैल्यूज़ निकाल कर मॉड निकाल कर वैल्यू रखनी होती है। और क्या होता है, तो ए डॉट बी हमने क्या देखा, वेक्टर ए और वेक्टर बी के मॉड कॉस थीटा, एक तो ये फॉर्मूला, और एक क्या देखा, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, ये भी a डॉट बी होता है। क्रॉस प्रोडक्ट, ये डॉट प्रोडक्ट हुआ, क्रॉस प्रोडक्ट देख लो, ये भी इंपॉर्टेंट है ना, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। क्रॉस प्रोडक्ट में a क्रॉस b क्या होता है, a2 b3 a3 b2, ये जब a1 की वैल्यू ले रहे होते हैं, ये जब a2 की वैल्यू ले रहे होते हैं, ये जब a3 की वैल्यू ले रहे होते हैं, यानी कि थर्ड टर्म की। बेसिकली देखो, ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है और ये तीसरी, तो जो टर्म होगी वो उसके अलावा बाकी दोनों का प्रोडक्ट होगा। पहली है तो 2 और 3 का प्रोडक्ट देख रहे हो, दूसरी टर्म है तो 1 और 3 का प्रोडक्ट देख रहे हो, और तीसरी टर्म है तो 1 और 2 का प्रोडक्ट देख रहे हो। दैट मीन्स पहली टर्म की बात होगी तो 2 3 का प्रोडक्ट होगा, दूसरी टर्म की बात होगी तो 1 और 3 का प्रोडक्ट होगा, पहली और दूसरी टर्म की बात होगी तो थर्ड टर्म की बात होगी तो 1 और 2 का प्रोडक्ट होगा। और वो होगा क्या, ये देख लो, ए क्रॉस बी, ठीक है। तो इसमें आप लोगे a2 b3 माइनस, फिर इसको उल्टा कर दो a3 b2, जो इसके साथ था वो इसके साथ, जो इसके साथ था वो इसके साथ। थोड़ा और क्लियर लिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेरा जो ये पेन है जिससे मैं लिख रही हूँ ठीक से थोड़ा काम नहीं कर रहा, बट आई ट्राई टू राइट क्लियरली। ए क्रॉस बी, ठीक है। तो जब पहली टर्म ले रहे हैं तो उसमें 2 और 3 लेंगे और ए से शुरू करेंगे, a2 b3 माइनस a3 b2, साथ साथ लिखते रहना, आई कैप इसके साथ आ जाता है, माइनस है ना, ठीक है, माइनस आएगा। पहली और तीसरी टर्म तो प्लस की है और दूसरी टर्म माइनस की है, ये भी याद रखना, माइनस। एक सेकंड में यहीं पर आपको बता देती हूँ, ऐसे हम लेते हैं ना जो टर्म्स हैं, जो टर्म्स हम लेते हैं वो किस तरह से लेते हैं, थोड़ा आपको एक बार आइडिया दे देते हैं। ऐसे, ये आपको 3/3 का मैट्रिक्स है, तो ऐसे लेते हैं ना साइन को, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस
माइनस प्लस इस तरह से लेते हैं ना, तो इसलिए यहाँ पर प्लस है, ये माइनस है और फिर ये प्लस है। तो हम ए क्रॉस बी का फॉर्मूला लिख रहे थे, लिख लेते हैं। तो A2B3 माइनस A3B2 और साथ में आई कैप आ गया, फिर माइनस दूसरी टर्म है तो पहला और तीसरा लेना है, तो A1B3 माइनस A3B1, उसके साथ आ जाता है जे कैप, फिर प्लस, क्योंकि प्लस माइनस प्लस चल रहा है। अब थर्ड टर्म है तो एक और दो को लेंगे, तो एक ए के साथ 1, बी के साथ 2, ए के साथ 2, बी के साथ 1 और के कैप आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2-3 बार लिख के देख लेना, आपको ये अच्छे से याद रह जाएगा। नेक्स्ट आपका आ जाता है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, 3D ज्योमेट्री के। पहला चलो इसमें हम देख लेते हैं। 3D ज्योमेट्री में पहला आपका जो फॉर्मूला है, डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के लिए आपका एग्जाम में पूछा जाता है डायरेक्शन कोसाइंस के लिए। तो डायरेक्शन कोसाइन की जो इक्वेशन है वो ये होती है cos स्क्वायर एल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, और इनकी वैल्यू क्या होती है 1। डायरेक्शन कोसाइन की क्या इक्वेशन होती है, cos स्क्वायर एल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन ऑफ लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये सारे ही फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है जो तीनों यहाँ पर लिखे हैं। इक्वेशन डायरेक्ट कोसाइन की देख ली। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, और इनकी तीनों के अपॉन में l m n की वैल्यूज़, और ये तीनों इक्वलेंट होते हैं। क्या होते हैं, इक्वलेंट। तो इक्वेशन ऑफ लाइन लिख लेते हैं x माइनस x1 अपॉन l, y माइनस y1 अपॉन m, z माइनस z1 अपॉन n, इक्वेशन ऑफ लाइन। और थर्ड क्या है, इक्वेशन ऑफ प्लेन। प्लेन की इक्वेशन क्या है, यहाँ पर भी x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 है, और इनके मल्टीप्लिकेशन में a b और c हैं, ऐड करके क्या वैल्यू आ जाती है, 0 आ जाती है। कैसे, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है, a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखिएगा। अगले पर आ जाते हैं, अगला और हमारा लास्ट चैप्टर है जिसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आपके सामने हैं। अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर की निकालनी है प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ए की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होती है, जो उसके फेवर में आउटकम्स आ रहे होंगे और जितने टोटल आउटकम्स होंगे वो अपॉन में, इसी फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी निकालने का। ठीक है, अगर आपको निकालना है यूनियन, पहले यूनियन वाला फॉर्मूला देख लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये फॉर्मूला बहुत यूज होता है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला क्लियर हो गई। इसके अलावा एक बात और सुनिएगा, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया हमारा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, ये वाला जो फॉर्मूला है कॉम्प्लीमेंट का है, कि ए कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो जो ए की प्रोबेबिलिटी है उसको 1 में से माइनस कर देते हैं, सिंपल। ए कॉम्प्लीमेंट की अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो पहले ए की प्रोबेबिलिटी निकाल लो और उसको 1 में से कर दो माइनस। ठीक है, और लास्ट फॉर्मूला है इसका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये होती है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ए और बी की क्या होती है, उन दोनों की इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी अपॉन जो सेकंड है यानी कि बी, उसकी प्रोबेबिलिटी, यानी कि ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा क्लियर। ठीक है, तो चलिए, ये जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज मुझे लगे
आपको बताने चाहिए वो बता दिए हैं। हो सकता है इसमें सारे इंक्लूड ना हो, कुछ रह गए हों। डेफिनेटली बहुत वास्ट सिलेबस होता है 11th-12th का, कुछ फॉर्मूलाज रह भी गए होंगे, लेकिन मेरी नज़र में जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज थे वो मैंने आपको करा दिए हैं। बाकी आप जो भी अपनी तैयारी कर रहे हैं उसी को, जो भी आपने पढ़ा है अच्छे से रिवाइज कर लेना। जिन लोगों का 6th को एग्ज़ाम है, खास करके जिनका 12-13 को है, उनके पास फिर भी और ज़्यादा टाइम है, तो अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही हम रखेंगे। जिन लोगों को जाना है वो जा सकते हैं। अब थोड़ी सी बात मैं आपको फिर से जो वीडियो की स्टार्टिंग में बताई थी वो बता देती हूँ। यहाँ पर आपको मैंने बता दिया है कि जो हमारी सिलेक्शन सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम रिवाइज़ कर रहे हैं फार्मूलाज को, इसमें 2 वीडियोस ऑलरेडी आ गए हैं। सिलेक्शन सीरीज़ के नाम से प्लेलिस्ट है, ठीक है। प्लेलिस्ट में आपको सिलेक्शन सीरीज़ के नाम से मिल जाएगी। 2 वीडियोज़ हैं उसमें। एक तो 1 घंटे की समथिंग वीडियो है जिसमें मैंने पेडागॉजी के क्वेश्चंस आपको रिवाइज़ कराए हैं, जो पीजीटी मैथ में पूछे गए थे इसी साल, ठीक है। तो उसमें 3-4 पेपर मैंने आपको वो करा दिए हैं पेडागॉजी के। दूसरी वीडियो आपको इंपॉर्टेंट थ्योरम्स की मिलेगी, जिसमें 12 से 13 थ्योरम जो 2021 में पूछी गई थी वो मैंने आपको रिवाइज़ कराई हैं। और आज का 3rd वीडियो जो है, इसमें आपको 11th-12th के सारे, मोस्टली सारे नहीं, मोस्ट ऑफ फॉर्मूलाज रिवाइज़ करा दिए हैं। वीडियो को ज़रूर देखना, हालांकि यू विल गेट द PDF ऑल्सो, बट वीडियो को ज़रूर देखना। वीडियो को देखकर ही फॉर्मूलाज को नोट करना, आप कभी नहीं भूलोगे, एटलीस्ट इस एग्ज़ाम तक तो नहीं भूलोगे, है ना। सेकंड थिंग, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको टेलीग्राम का लिंक, वहाँ पर सारी अपडेट्स, चाहे वीडियो की हो, PDF की हो, आपको मिल जाती हैं। कोई डाउट है आपका वो भी आप वहाँ पर पूछ सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ये वीडियोस अभी आज वीडियो आपको मिल गया 11th-12th का, ठीक है। इसके बाद हम ग्रेजुएशन वाले जो टॉपिक्स हैं, ऑलमोस्ट जो भी सारे टॉपिक्स सिलेबस में दिए हुए हैं ना, उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। सारी वो मैंने प्रिपरेशन कर ली है आपके साथ, वो सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे, उनके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, या कह लो फॉर्मूलाज, या कह लीजिए थ्योरम्स, सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो एग्ज़ाम से पहले का आपका अच्छा क्विक रिवीजन हो जाएगा। बाकी आप लोगों ने जो प्रिपरेशन की है रेस्ट ऑफ द टाइम, वो आपके सबसे ज़्यादा काम आएगी, क्योंकि आपने वो पर्टिकुलरली एक कॉन्टिन्यूस बेसिस पे की है। कोई भी अगर आपका डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। और आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो अगर आपके कुछ भी काम आया हो तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दिया करें, इससे मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा हो सके इस चैनल को शेयर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले कि हम जो मेहनत करते हैं और वो थोड़ा आगे बढ़ें, ठीक है। आप समझ सकते हो इस चीज़ को। तो प्लीज़ लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। बाकी अपनी बढ़िया से तैयारी करते रहिए, बहुत कम टाइम आपके एग्ज़ाम में रह गया है, और हम जल्दी मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।